यूएस ईरान वॉर 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस वॉर के, लेकिन इसका अंत अब देखते हैं होता है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान हो सकता है जाए, बोल रहे हैं कि वॉर तो लगभग अब खत्म ही है। यूएस और ईरान के बीच बहुत सारी चीजों पे सहमति हो चुकी है इन प्रिंसिपल्स। लेकिन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने 28 तारीख को बोला था, 28 फरवरी को, और उसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक ईरान पे हुआ और फिर ये वॉर बढ़ता ही चला जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। बिना वक्त बर्बाद किए मैं सबसे पहले जीडी बख्शी साहब को इंट्रोड्यूस करता हूं। जीडी बख्शी सर, थैंक यू सो मच कि आप हमसे फिर जुड़ रहे हैं। आपने हमें पूरे वॉर के दौरान हमेशा से जानकारी दी है और आपकी सारी जानकारियां हमेशा सटीक निकली हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि ये वॉर अब तो लगभग खत्म होने वाली है, इन प्रिंसिपल्स हम सब कुछ चीजों पे, डिमांड्स पे मान चुके हैं। केवल यूरेनियम को लेकर के एक चर्चा है कि उस पे ईरान नहीं मान रहा। आपको लगता है सर ये एक ब्लफ है फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ये वॉर सच में अब हो सकता है कि अगले हफ्ते तक खत्म हो जाए? देखिए, सबकी उम्मीद है, दुनिया भर की उम्मीद है कि ये दिस मैड वॉर ऑफ चॉइस, जिसका कोई तुक नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस की क्यों करी जाए, ये खत्म हो जाए। क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें चढ़ी जा रही हैं, इन्फ्लेशन चढ़ी जा रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गए हैं, फूड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। यूरिया यूनाइटेड स्टेट्स में 42% उसके दाम बढ़ गए हैं। अगर आप ऑयल देखें, गैस देखें अमेरिका के अंदर, तो वहां पे आपके जो है $2 प्रति गैलन रेट था लड़ाई के पहले, आज वो $5 प्रति गैलन पे पहुंच गया और आगे चढ़ सकता है। तो मतलब जो इंडिविजुअल अमेरिकन के पेट पे लात लग रही है, क्वाइट ऑब्वियसली ही इज वेरी अपसेट, और इनको इलेक्शन फेस करनी है नवंबर के महीने में। तो इन पे भी प्रेशर है कि जैसे तैसे ये बकवासबाजी जो शुरू की है अब खत्म करो। बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे कि 48 घंटे में मसल देंगे, रगड़ देंगे, ये लोग घुटनों पे होंगे, मेरे जूते तलवे चाट रहे होंगे। कख नहीं हुआ और 48 दिन हो गए लड़ाई के, 48 घंटे के बजाय, और कहीं अंत नहीं दिख रहा। अब देखिए, बात ऐसी है कि अंत करना वो चाहते हैं जी। प्रॉब्लम ये है, एक विरोधाभास है उनकी कथनी में और करनी में। वो कह रहे हैं कि मैं इसको एंड करना चाहता हूं, लेकिन एडिशनल ट्रूप भेजे जा रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भेजे जा रहे हैं। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट इज बीइंग सेड एंड व्हाट इज बीइंग एक्चुअली डन ऑन ग्राउंड। तो इसके लिए ये प्रिडिक्ट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या सनक चढ़ती है, क्योंकि सनक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता ना साहब। यू कैन प्रिडिक्ट रैशनल बिहेवियर, लेकिन सनकी बिहेवियर को, पागलपने को, कब दौरा कब चढ़ेगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने उनके जो लेटेस्ट चहेते फॉन्डेस्ट फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उसको उसने ईरान भेज दिया है। खबर आ रही थी कि वो मिलना चाह रहे हैं, मीटिंग मांग रहे हैं मुश्ताक खामैनी से, जो सुप्रीम लीडर है। अब ये दुनिया को नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों मीटिंग मांग रहे थे उनके साथ। क्या वाज इट टू गेट हिज लोकेशन, ताकि वो अमेरिकन और इजरायलीज को पास ऑन कर दें और कल उनका भी असैसिनेशन हो जाए, मर्डर हो जाए। तो अमेरिकन, वो ईरानियंस ने तो उनको मुश्ताबा खामैनी से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। वो उसी लेवल पे बातचीत हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के लेवल पे बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि तेल की कीमतें चढ़ी हैं, स्टॉक मार्केट्स में तबाही हो रही है, तो वो कूलिंग के लिए स्टॉक मार्केट्स को और तेल की कीमतों को कभी कभार इस टाइप की स्टेटमेंट्स देते हैं। वो कह रहे हैं कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है, ये लड़ाई खत्म होने वाली है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला हूँ, चीनी बहुत खुश होंगे, शी जिनपिंग बहुत खुश होंगे मेरे से, गले लगाएंगे। बात है, लेकिन हाँ, गले लगाएंगे। लेकिन पहले तो अपने वाइस प्रेसिडेंट वांस को भेजा जी, और फिर कोई जब 21 घंटे की बातचीत में 12 बार फोन कॉल करिए, उसको हिलने नहीं दिया और वो बातचीत फेल हो गई, जैसे कि अंदेशा था। अब वो कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि लग रहा है कि शायद बातचीत सफल हो जाए।
वहां रूस ने भी कह दिया है कि भाई जो ईरान का 450 केजी एनरिच यूरेनियम है हम ले लेंगे, हम रख लेंगे, ठीक जी। है। तो दैट इज अ वेरी क्लियर वे आउट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, अगर वो चाहते हैं ये लड़ाई खत्म करना। प्रॉब्लम ये है कि वो खत्म करना चाहते, क्या हो गया भाई? जी, अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं सर जी। वो मैं कह रहा था कि आ, आ, रशिया के पास सारा न्यूक्लियर जो हाँ, एनरिचमेंट है रशिया वो। के पास वो उन्होंने कहा है कि हम 450 केजी जो यूरेनियम है एनरिच वो हम ले लेंगे ईरान का, अपने पास सेफ कीपिंग में रखेंगे, जी। ठीक है। तो इसके चलते एक ऑफ रैंप तो मिला है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और दुनिया उम्मीद करती है अगर सैनिटी प्रिवेल्स तो वो ये ऑफ रैंप ले लेंगे। पीस टॉक वो खुद जाके करना चाहते हैं, इसका मतलब उनको उम्मीद है कि हो जाएगा जी। पीस टॉक। जी। और ईरान भी अपना फायर होल्ड कर रहा है, उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया था। अब अमेरिका ने खुद, पहले तो कह रहा था खोलो खोलो, अब खुद ब्लॉक कर दिया है। तो वैसे तो अंदेशा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा, लेकिन अभी तक उसने नहीं किया है, इस उम्मीद में कि शायद पीस टॉक्स हो जाए और ये पागलपने का दौर खत्म होगा जी। लेकिन वहां सर पे। जी, हाँ हाँ, मेरा हाँ सवाल इसमें थोड़ा यही था सर, दर्शकों को ये या हमें भी ये समझ नहीं आ रहा कि आप 10,000 फोर्सेस उतारते हैं, आपने तीन तीन अपने सुपर पावर्ड जो आपके युद्धपोत है वो आप ले आते हैं, और जो बिल्कुल अटैक करने के लिए आपका यूएसएस ट्रिपोली है वो भी आप ले आते हैं, जिससे कि ये शंका बढ़ जाती कि आप 2,000 फोर्सेस ग्राउंड पर उतारेंगे। तो ये हो सकता है इनका एक एनालिसिस हुआ हो कि हमारे पास कोई ऐसा क्लीन वे आउट नहीं है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल कर सकें या वहां पर ईरान को हरा सके। ये चीज तो इनको समझ में आई होगी, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, वो तो शुरू से क्लियर था कि देयर इज नो वे मिलिटरली कि यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर कर सके ईरान के शिकंजे से। जी। सीधी बात यह है कि जो पूरा नॉर्दर्न कोस्ट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान का तट है भाई। जी। तो अगर आपको क्लियर करना है सारा, यू हैव टू क्लियर द होल ईरानियन कोस्ट एंड इनलैंड। उसके लिए पेंटागन का एस्टिमेट था कि 2 लाख ट्रूप्स चाहिए और 18 महीने तक लड़ाई हो सकती है। 15,000 अमेरिकन फौजी मारे जा सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। जी। तो ये एस्टिमेट दिया था पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बावजूद भी वो ऊल जलूल हरकतें करना चाहते हैं। तो उनको कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं है, खुद भी वो वियतनाम वॉर के ड्राफ्ट डॉजर हैं, और उनको कोई हक नहीं है कि अगर जब उनकी आर्म्ड फोर्सेस बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, फिर भी आप इंसिस्ट करो नहीं तुम करोगे। तो कितने तो 12 तो टॉप कमांडर सैक कर दिए हैं अपनी फौजों के अंदर। जी। तो मेरा ख्याल तो ये अभी भी अगर इनमें सन्मति आ जाए, इनको भगवान सद्बुद्धि दे दें। वैसे सुना था कि ये खुद यीशु मसीह बनना चाहते हैं, बन चुके हैं। अपनी फोटोज भी इन्होंने छाप दी थी कि मैं तो भगवान जीसस क्राइस्ट का मैं पुनर्अवतार हूँ, पुनर्जन्म हूँ, क्या है पता नहीं, समझ नहीं आया। ये कहा यीशु मसीह जैसे देवता, और कहा ये इंसान जिसपे एप्स्टीन की फाइल में चार्जेस लगे हुए हैं कि इन्होंने छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण किया है। तो किस मुंह से ये अपने आप को यीशु मसीह करार दे रहे हैं मैं नहीं जानता। और वो पोस्ट इनको हटानी पड़ी, फिर ये पोप से भिड़ गए हैं। उस पोस्ट में सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी सर, वो जो नीचे इंसान लेटा हुआ था उसकी शक्ल जिसपे ट्रंप हाथ रख रहे थे, वो इंसान उसकी शक्ल एप्स्टीन से मिलती थी। तो एप्स्टीन को संतावना दे रहे हैं, पता नहीं क्या पागलपना है ये। तो आई थिंक अगर ऐसे ही मामला चलता रहा और अगर शांति नहीं आई, तो शायद एक ही चांस दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए है कि वो 25th अमेंडमेंट इन्वोक करें और इन्हें हटाएं, क्योंकि ये इनका पागलपना बहुत अरसे तक चल चुका है। जी जनरल साहब, थोड़ा लोगों को ये भी समझा सकते हैं क्या,
लोगों का मानना है या बहुत सारा अभी तर्क दिया जा रहा है कि जितने भी स्ट्रेट्स हैं उस पे कोई भी देश कुछ कर नहीं वसूलता। अगर सुएज कनाल है तो अलग बात है, या पनामा कनाल है तो उसको मैन मेड है तो वहां पे कर वसूलना बनता है। आप कैसे देखते हैं, ये दादागिरी है या ईरान के राइट्स हैं कि हॉर्मुज से कोई अगर शिप जा रही है तो उनको कर वसूलना चाहिए, टैक्सेस लेने चाहिए? देखिए साहब, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके बारे में लीगल पोजीशन ऐसे है कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है आपके कोस्टल वाटर्स। जी ठीक है, तो जो नैरोएस्ट पॉइंट है स्ट्रेट का वो है 21 किलोमीटर। जी। यानी अगर ओमान और ईरान के बीच में बांटा जाए 12-12 24 किलोमीटर होना चाहिए। 24 किलोमीटर है नहीं, इसका मतलब वो टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। जी और थियोरेटिकली ईरान को एक हक है कि भाई ये तो मेरा टेरिटोरियल वाटर्स है, इसलिए वो और ओमान वो इस पे कर चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है, प्रीसिडेंट ये है कि आप ठीक कह रहे हैं कि सुएज कैनाल, पनामा कैनाल मैन मेड है, जी। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, वो तुर्की है उसका दादा है, क्योंकि उसको सपोर्ट है अमेरिका का। और इसलिए तो वहां के लिए एक असूल तुर्की के लिए कि उसकी तो प्रभुसत्ता है ओवर द डार्डनेल स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस, और जी ब्लैक सी की एंट्री वो कंट्रोल कर सकता है, ईरान नहीं कर सकता। तो ये मनमानी भी अब कब तक चलेगी साहब, क्योंकि एक के लिए एक असूल है, दूसरे के लिए दूसरा असूल है। जी तो ये है, ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, कोई 47 साल तो उसके ऊपर सैंक्शन लगी हैं साहब। जी। वहां की इकोनॉमी को तबाह करने की हर कोशिश की है अमेरिका ने, और फिर कह रहे हैं हम तो ईरान के लोगों को बहुत चाहते हैं। वो सारी सैंक्शन इसलिए इम्पोज कर रहे थे कि लोगों में आक्रोश हो, लोगों में भुखमरी आए, लोग जो है सड़कों पे उतरे। जी जब वो फेल हो गया तो अब वो नाटक कर रहे हैं। ये लड़ाई पागलपना है साहब, इसको अंत करना अब अनिवार्य है। और हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि ये कुछ सन्मति इस सन की दिमाग पे आएगी और ये इस लड़ाई को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये डेंजरस मोड़ ले रही है। जी अगर जी। आप उसको वहां पे हॉर्मुज की स्ट्रेट को आप ब्लॉक करते हो और वहां चीनी जहाज या रूसी जहाज से झड़प हो जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। यू सी, ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जी किसी दुश्मन के जहाज को रोकना, उसके बोर्ड करना, उसको इम्पाउंड करना, ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है। और कोई बाप का राज तो है नहीं कि जहां मर्जी चाहो आप लगा दो ब्लॉकेड शॉकेड और दुनिया चुपचाप तुम्हारा थूका चाट ले। अब कब तक सहेंगे? लोग भी परेशान हो गए हैं, रूस परेशान हो गया है, चीन परेशान हो गया है, और कुछ नहीं तो वो जो अपना वेपन्स का सपोर्ट है ईरान को वो बढ़ा देंगे और जी। आपकी तकलीफें बढ़ जाएंगी, सर अच्छी खासी बढ़ेंगी। जब ये सीज फायर हो चुका है सर, अब जब भी सहमति बनेगी दोनों देशों के बीच में, आपको क्या लगता है ईरान को उसमें क्या मिलेगा? जैसे 270 बिलियन डॉलर की बात कर रहा है ईरान, कितना नुकसान आपने किया है, उसकी भरपाई, यूरेनियम का आपने हमें बता ही दिया, लेकिन इसमें ट्रंप को क्या मिलने वाला है और ईरान को क्या मिलने वाला है? किन चीजों पर सहमति बन सकती है सर? एक तरीके से हम बोले कि क्या मिला इस वॉर से, क्या मिला? मिला तो सिर स्वा मिला, सिवाय लोग मरे, बच्चियां मरी हैं, बच्चे मारे हैं आपने, और क्या किया है? क्या उपलब्धि है ईरान में? अगर खमैनी साहब को मार डाला, उनकी बेगम फैमिली को मार डाला, आज उनका बेटा वहां पे इंचार्ज है, सुप्रीम लीडर है, और वो ज्यादा कट्टर है अपने फादर से। तो फिर क्या मिला? कौन सा रिजीम चेंज किया आपने? कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब आपने हथिया लिया है? वो एनरिच यूरेनियम वो ईरान के पास है, ठीक है। और कौन से मिसाइल ईरान ने कम किए हैं? ताबड़तोड़ फायर किए हैं उसने आपके ऊपर, पलटवार किया है ऐसा भीषण की आपको भी होश हवास के फाख्ते उड़ा दिए हैं ईरान ने। जिसको आप कह रहे थे कि 48 घंटों में मसल लोगे, 48 दिन लड़ गया और कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा अभी, सिवाय पीस टॉक से अंत हो सकता है, और कोई अंत नहीं है इसका। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि अंत हो जाएगा। जहां तक ईरान का सवाल है, उसके 8.3 अरब डॉलर इम्पाउंड कर रखे हैं अमेरिका ने और ये गल्फ स्टेट्स में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन्होंने कहा है कि वापस दे देंगे, और इस तरह जो है वो
प्रॉब्लम्स, वो भी उसने मुआवजा मांगा है, मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे, लेकिन ये सैंक्शंस इनको लिफ्ट करनी होंगी। अब ये कह रहे हैं हम फेजेस में लिफ्ट करेंगे, इकट्ठे नहीं लिफ्ट करेंगे। सैंक्शंस भी लिफ्ट हो जाए तो बहुत हेल्प हो सकती है, और फिर इनको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा देर इसने पंगे लिए तो ये लड़ाई झड़प काफी बढ़ सकती है। चीन ने शरेआम धमकी दे दी थी कि आप हमारे जहाजों से छेड़खानी करो तो फिर देखो साहब क्या होता है। विक्टर गांव ने तो कह दिया था, इफ यू वांट वॉर यू विल गेट वॉर। राइट सर, इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है नेतन्याहू। उन्होंने बोला रिजीम चेंज इज आवर ऑब्जेक्टिव, और ये लगातार बोला जा रहा है। तो नेतन्याहू इसको होने देंगे? ये सीज फायर में सबसे बड़ा जो कांटा या सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नेतन्याहू इजराइल बन सकता है। उनके तो गोल्स ही अलग है, अचीवमेंट जो करना है उनको इस वॉर में। देखिए साहब, नेतन्याहू साहब, ये एक बुनियादी सवाल पूछा जा रहा है कि हु इज इन चार्ज जी, कि ये लड़ाई के करता धरता असली कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है या बीबी नेतन्याहू। अभी तक जो लड़ाई शुरू करी थी नेतन्याहू साहब ने, और उन्होंने शुरू करी थी कि मैं ईरान में तख्ता पलट कर दूंगा, 48 घंटे में करा दूंगा जी। 48 घंटे तो क्या, 48 दिन हो गए साहब, 48 घंटे के बजाय, और कुछ नहीं हुआ है। तो क्वाइट ऑब्वियसली आपका जो इनिशियल एस्टिमेट था वो ग्रोसली रॉन्ग था, मिस कैलकुलेशन थी ये लड़ाई, और उसके अंजाम लड़ाई में, युद्ध में खतरनाक हो सकते हैं। यू कैन नॉट मिस कैलकुलेट सो बैडली। और फिर अब वो कह रहे हैं कि मैं जब तक आखिरी ईरानियन मर नहीं जाता मैं तो लड़ता रहूंगा साहब, मैं मर्डर कर दूंगा आखिरी ईरानियन। तो साहब आपको ये भी समझना चाहिए कि आप लड़ने का शौक फरमाते हैं, आप लड़े, लेकिन आपको लड़ते लड़ते भी ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कह दिया है कि साहब 900 दिन हो गए हमको लड़ते लड़ते। 2023 में ये मामला शुरू हुआ था, पूरी दुनिया ने साथ दिया अमेरिका इजराइल का, क्योंकि उनके खिलाफ टेररिस्ट अटैक हुआ था। लेकिन साहब अब आपने 2 साल बैंड बजाया हमास का, कोई 1 लाख फिलिस्तीनी मार डाले हैं। उसके बाद फिर आप चढ़ गए हिजबुल्लाह पे, उसके बड़ा नुकसान किया। फिर आप चढ़ गए हौतीस पे, फिर आप चढ़ गए पिछले साल ईरान पे। तो अब कहीं ना कहीं तो खत्म करें ना साहब, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं। आप दुनिया को रिसेशन की ओर धकेल दे रहे हैं, जिसका आपको कोई हक नहीं है। आप अपने देश का बचाव करें, बिल्कुल सही है, लेकिन किस हद तक आप ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? जब तक नहीं होगा मैं तो लड़ते जाऊंगा। कोई पीस टॉक होती है तो जो भी पीस टॉक कर रहा है मैं उसको मार डालूंगा। अब साहब ये कहां तक चलेगा? ये तो एक और बड़ी खतरनाक ये बात है। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका ने भी दबाव डाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को औरों की, दुनिया की तो कोई फिक्र नहीं, अपनी कुर्सी की फिक्र जरूर है। लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन जाना है तो उनको लड़ाई बंद करानी पड़ेगी, जिसमें कोई दो राह नहीं है, बंद करनी पड़ेगी। ज्यादा काफी नाटक कर चुके हैं वो दुनिया के साथ और अपनी इकोनॉमी के साथ। तो अब सुना है कि ईरान और लेबनान के बीच में अमेरिका ने 10 दिन का सीज फायर करा दिया है, ताकि अगर पीस टॉक में ईरान की जो शर्त थी कि लेबनान में भी लड़ाई रुकनी पड़ेगी, वो भी अब शर्त पूरी कर दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तहजीब का टोकरा लाएं पाकिस्तान जैसे दोगले देश में, और खत्म करें जो ये पागलपन उन्होंने शुरू किया। बस आखिरी 2 सवाल सर। एक सवाल ये है कि भारत जैसे 4th बिगेस्ट इकोनॉमी से अभी 6th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया, मतलब वो 2 रैंक गिर गए। आपको लगता है ये वॉर का भी थोड़ा सा असर है? ये जो भारत के साथ हो रहा है अर्थव्यवस्था पे तो पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, और बहुत लॉन्ग टर्म असर पड़ता रहेगा सर। 4th to 6th जो हमारी इकोनॉमी गिरी, आपको लगता है वॉर का भी इसमें थोड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। आपका 50% तेल आ रहा था गल्फ से, आपका 60% गैस गल्फ से आ रहा था, 32% फर्टिलाइजर गल्फ से आ रहा था। जो तेल की कीमतें हैं वो $60 प्रति बैरल थी लड़ाई के पहले, लड़ाई के दौरान $122 प्रति बैरल पहुंच गई थी। आपने रूस से सप्लाई लेनी शुरू की है, लेकिन पहले आप बड़ा रूस को ठेंगा दिखा के वहां से अमेरिका के दबाव में हम तेल लेना कम कर रहे थे,
अब रूस ने भी बोल दिया साहब मार्केट प्राइस लगेगी आपको, $138-148 प्रति बैरल लगा है। आप समझते हैं इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ा है। आपका ग्रोथ रेट 7 से 8% पर एनम जीडीपी का था, वो गोल्डमैन सैक्स ने घटा के 5.9% पर एनम जीडीपी ग्रोथ रेट कर दिया है। और आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही, $700 अरब है अभी, ये अगले कुछ महीने में घटकर $500 अरब का हो जाएगा। नुकसान तो खासा हुआ है भारत का। खासा। जो 3 देश एशिया में जिनको चोट पहुंची है वो है भारत, जापान, कोरिया, वियतनाम। जिनको खासी चोट पहुंची है, यूरोप को खासी चोट पहुंची है, और सब अमेरिका की वजह से और इजराइल की वजह से। क्योंकि ये बड़े युद्ध के शौकीन हो गए, उनको हर महीने एक युद्ध करना है। और सुना जा रहा है कि जहां ईरान का युद्ध खत्म होगा तो एप्स्टीन फाइल को सुर्खियों से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पे हमला करेंगे। जी। ये इंसान अब दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, पूर्ण रूप से पागल हो गया है। एक खबर ये भी आई है सर कि क्यूबा के ऊपर पूरी रात एक अमेरिकन जेट वो उड़ता रहा है, मे बी वो अंदेशा ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि जैसे इधर ईरान में मामला खत्म हुआ, क्यूबा पे भी स्ट्राइक हो जाएगा जस्ट टू गेट रिड ऑफ एप्स्टीन फाइल्स, की उसकी चर्चा ना हो पाए? ये जो अभी तक इनकी हरकतें रही हैं उससे तो ये सर्वविदित है कि ये इंसान पागल है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो साहब अब मैंने बोला ना, दुनिया अगर ये क्यूबा पे अटैक करते हैं तो दुनिया की एक ही निजात है, 25th अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट अमेरिका का पागल हो जाता है तो उसको हटाने का प्रावधान है। मेरे ख्याल ये प्रावधान अगर ये क्यूबा पे हमला करता है इसके बाद, तो फिर ये प्रावधान लगाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की बेहतरी के लिए, दुनिया के बचाव के लिए। तो ये जो देखिए, एक आर्मागेडोन की फिलॉसफी है, एक बाइबल की भविष्यवाणी है कि साहब एंड ऑफ टाइम्स आएंगे और उसमें एक न्यूक्लियर युद्ध होगा, और उसको बचाव के लिए जीसस क्राइस्ट को सेकंड कमिंग उनको आना होगा। तो ये तो लगे हैं कि हम तो जीसस क्राइस्ट को बुला के छोड़ेंगे और युद्ध करके छोड़ेंगे, चाहे न्यूक्लियर युद्ध करना पड़े। 6000 से ज्यादा वॉरहेड है रूस के पास, 1000 के करीब है चीन के पास, और 300 के करीब है नॉर्थ कोरिया के पास। अब आपके परखच्चे नहीं बचेंगे, दुनिया का आप विध्वंस करेंगे तो कुछ बचाने के लिए नहीं बचेगा। कहां से आएंगे जीसस क्राइस्ट बचाने के लिए? और अगर आप अपने आप को जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं तो फिर तो साहब रहने ही दीजिए, बख्श दीजिए, हमें नहीं चाहिए सेकंड कमिंग, अगर आप जीसस क्राइस्ट हैं तो। जी सर, हमें तो पता है, आपने समझा भी दिया कि मोस्ट प्रोबेबली वॉर खत्म होनी चाहिए, ट्रम्प भी थक गए हैं, लेकिन अगर इन केस सर, अगर ये टॉक्स फेल होते हैं किसी भी वजह से, चाहे इजराइल की वजह से या किसी भी वजह से, तो कितना विध्वंसक हो सकता है ये वॉर? फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा, रेड सी का क्या होगा? थोड़ा सा ये भी हमें समझा दीजिए प्लीज। अगर टॉक्स देखिए, अगर टॉक्स फेल हो जाते हैं तो मेरे अंदाज से अमेरिका और इजराइल मिलके बॉम्बिंग ऑफेंसिव शुरू करेंगे, बड़ा भीषण, बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस को। और बेवजह ईरान के लोग जिनको वो कह रहे हैं हम फ्रीडम देना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको बिल्कुल सिविलाइजेशन को खत्म करने की ये कोशिश करेंगे। और ईरान पलटवार में अपने मिसाइल से पूरे मिडिल ईस्ट की जो ऑयल है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह कर देगा। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह कर सकता है। ठीक है, ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है। और अगर ये लड़ाई, इन्होंने ब्लॉकेड को जारी रखा और किसी चीनी जहाज, रूसी जहाज को हाथ लगाया, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर पूरी बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीसस क्राइस्ट बन के आना चाहते हैं, आर्मागेडोन तो वो करा के छोड़ेंगे। ये पागलपना है। अच्छा है कि दुनिया को इनको भगवान अभी भी सन्मति दे दे, तो ये पीस टॉक जो भी पाकिस्तान में हो रही है सफल हो। जहां मर्जी पीस टॉक हो, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जरूरी है दुनिया की बेहतरी के लिए कि ये पागल युद्ध खत्म हो। जी,
एस जयशंकर साहब भी अभी यूएई में है सर। आपको लग रहा है भारत में भी, जैसे पीएम मोदी ने 3-4 दिन पहले ट्रम्प से बात की, फिर उन्होंने ट्वीट किया, spoke to my good friend, I mean he is still calling him friend, many people are getting agitated कि आप उनको अभी भी दोस्त क्यों बुला रहे हैं, आपका इतना नुकसान कराया, इतना बुरी स्थिति कर दी, आप अभी भी उनको बोल रहे हैं कि spoke to my good friend डोनाल्ड ट्रम्प। साहब देखिए, मेरा तो अंदाज था कि भारत इज बेस्ट प्लेस फॉर गेटिंग पीस टॉक्स एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर। हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे, इजराइल के साथ तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, सारी गल्फ स्टेट्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो वी वर द बेस्ट प्लेस कि यहाँ पीस टॉक्स कराते। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन। बात यह है कि जब रूस और यूक्रेन में जंग चल रही थी तो प्रधानमंत्री जी गए थे, रूस गए, यूक्रेन गए, शांति का पूरा प्रयास किया था। वो तो हमसे हजारों मील दूर है और हमारा कोई खास लेना देना नहीं है यूक्रेन की लड़ाई से, लेकिन इस लड़ाई का तो हमको बड़ा नुकसान हो रहा है ना साहब। तो मेरा तो ख्याल था कि अगर हम करते तो शायद अच्छा रहता, दुनिया मान भी जाती। पाकिस्तान का रोल एज अ ऑनेस्ट ब्रोकर सस्पेक्ट है, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो कहां से आप रिकॉग्नाइज मध्यस्थता करेंगे। और वो डोनाल्ड, आप केवल एक क्लेम टू फेम है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चमचा हूं, तलवे चाटता हूं मैं उसके, ये आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, तो दैट इज हार्डली अ क्लेम। बट फॉर सम रीजन आई थिंक वी डिसाइडेड, क्योंकि हमको लगा कि दोनों साइड इतने एक दूसरे से खफा है कि पीस टॉक्स करने का मतलब कोई चांस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, दुनिया के लिए अच्छी बात है। जी, बस ये है मेरा आखिरी सवाल सर। एक तो ये बनता ही है सवाल जब आपसे मिलते हैं, आपको क्या लगता है, युद्ध की आखिरी तारीख बता दीजिए, कब तक आपको लगता है कि ये खत्म होगा? अगर ट्रंप का सनकीपना जैसा वो बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से, ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, हाउएवर क्या हम लोग उम्मीद करें भारतीय के रूप में कि सारी क्राइसिस खत्म हो और अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरे हमारी? नहीं, वो कहा जा रहा है कि जल्द ही बातचीत, वो तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि विद इन इट इज ऑलमोस्ट ओवर, द वॉर इज ओवर। अगर वो प्लान बना रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आसिम मुनीर साहब क्या खबर लेके आते हैं ईरान से। और अगर उनका जो प्रिलिमिनरी बातचीत, अगर वो स्टेज सेट कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप साइन करने पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। उनको नोबेल प्राइज जरूर, मेरा तो अपील है नोबेल प्राइज की जो एजेंसी है कि साहब दे दो, दुनिया को बख्शो यार, नहीं तो ये लड़ाइयां करता रहेगा और खुद बंद कराने के लिए घूमता रहेगा। इसको नोबेल प्राइज दे दो ताकि ये जो बाल हट है ये खत्म हो। लेकिन हिजबुल्ला लेबनान और इजराइल की जो मीटिंग उन्होंने कराई है वो तो हिस्टोरिक है ही, 34 साल 35 साल में टेबल पे ले आए। नहीं, लड़ाई आप शुरू कराएं फिर बोले मैं एंड कर रहा हूं, मेरे को नोबेल प्राइज दो। यार ये तो जो माचूदो थी, वो वेनेजुएलन औरत, उससे तो छीन लिया उसका नोबेल पीस प्राइज का मेडल, उसे तो छीन के अपने दफ्तर में रख दिया है, इट बिलोंग्स टू मी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नोबेल पीस प्राइज कमेटी क्यों नहीं इस पागल आदमी को एक नोबेल पीस प्राइज टिका दे, ताकि कम से कम ये दुनिया को तो चैन से जीने दे। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर, आपने इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वैसे अभी जो हम आपको बता दें स्थिति ये है, और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ईरान का जो पीस टॉक है अभी चल रहा है, और हो सकता है कि जल्द डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद जाएं और ईरानियन डेलीगेशन से मिलें। उसी बीच अच्छी खबर हिजबुल्ला लेबनान के लिए है कि सीज फायर हो चुका है 10 दिनों के लिए, और इजराइल अभी लेबनान पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन उसमें भी एक खबर यह है कि कम से कम 6.5 माइल अंदर, लेबनान के बॉर्डर के अंदर अभी भी इजराइल की आर्मी अभी भी वहां पर है। तो सीज फायर देखते हैं कैसा चलता है और किस प्रकार से सारी चीजें आगे बढ़ती है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, और हुतीज ने बोला है कि ट्रंप ने हार मानी, उनको समझ में आ गया कि ग्राउंड इन्वेजन वो कर नहीं सकते, लड़ाई वो जीत नहीं सकते, इसलिए
अब उन्होंने पकड़ी है शांति की राह। आप देखते रहिए वन इंडिया।